ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु मीन राशि और केतु कन्या राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके क्या परिणाम रह सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जान रहे हैं कि राहु और केतु मीन और कन्या राशियों में बैठकर किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप ये नहीं जानते हैं कि राहु केतु क्या है, इनका क्या महत्व है, हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, ज्योतिष में क्या क्या संबोधित करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप उसको ऊपर कार्ड सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर उसको देख सकते हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें यदि आप ये नहीं जानते हैं कि राहु केतु हकीकत में क्या दिखाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में राहु केतु मंगल शनि को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। और क्योंकि ये नकारात्मक ग्रह माने जाते हैं, हर बार जो है एक जीवन में उत्पात मचाएं, पीड़ा पैदा करें, समस्याएं खड़ी करें, नुकसान पहुंचाएं और दुख दें, हर बार ये नहीं होता है। तो और राहु केतु खास तौर से इनका आकलन करना सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं होती इनके पास और ये दूसरे ग्रहों पर निर्भर होते हैं परिणाम देने के लिए। तो जिस भी ग्रह की राशि में, जिस ग्रह के साथ या जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठेंगे, उनकी तरह इनका व्यवहार होने लग जाता है। तो इस वजह से इनको आकलित करना यानी इनकी जो एनालिसिस है वो कठिन है। तो किसी भी नतीजे पर एकदम से आना कि नहीं भाई राहु केतु हर बार खराब ही परिणाम देंगे, ये बहुत ही बेबुनियाद और तर्कहीन बात है, जिसको कि मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से एक भी विचार इसके ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। और यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके मन में राहु केतु मंगल शनि को लेकर भय पैदा होता है, तो विनम्र आग्रह आप उस वीडियो को देखें। अब बात करेंगे कि राहु केतु किस तरीके के परिणाम दे सकते हैं और 4 केसेस लिए जाएंगे। 2 मेजर केसेस हैं और 2 सब केसेस हैं, एक इंडिविजुअल ईच कैटेगरी में। तो पहले जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि राहु केतु में जो ग्रह ज़्यादा ताकतवर होगा दूसरा ग्रह उसके अधीन रह के परिणाम देगा। तो पहला केस होगा कि यदि राहु कुंडली में केतु से ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो केतु उसके अधीन रह के परिणाम देगा। दूसरा केस होगा कि केतु यदि राहु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम होंगे, और दोनों में सब केस होंगे, 2 सब केस। तो पहले वाले में कि अगर राहु अच्छा है, ताकतवर है केतु से और अच्छा है तो क्या परिणाम, खराब है तो क्या परिणाम। ऐसे केतु ताकतवर है राहु से तो केतु अच्छा है तो क्या परिणाम, खराब है तो क्या परिणाम। तो पहला केस लेते हैं, इस पे चर्चा की जाएगी कि यदि कुंडली में राहु केतु से अधिक बलवान है। और फर्स्ट सब केस, यदि चंद्रमा बृहस्पति लग्न के स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं और राहु मीन राशि में स्थित है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे परिणाम राहु के पास देने की क्षमता होगी। और नो डाउट मीन राशि जो है वो राहु के लिए एक बहुत बेहतर राशि नहीं मानी जाती, उसके शत्रु की राशि है बृहस्पति की। पर यदि बृहस्पति से उसको सहयोग प्राप्त है और अच्छी स्थिति में राहु योग बनाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देखने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। राहु काफ़ी अच्छा व्यवहार कर पाएगा। तो यहाँ पे किस किस तरीके के परिणाम रह सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे राहु जो है व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है और तत्वात्मक बुद्धि प्रदान करता है, इंट्यूटिव एब्स्ट्रैक्ट माइंडसेट। आप व्यक्ति को एकांत और एकाकी बनाएगा, आइसोलेशन सॉलिट्यूड लविंग। एकांत में व्यक्ति सोच विचार कर अपने आप को जो है ऊर्जा से भरा हुआ पाते हैं। तो एनर्जाइज्ड बाय आइसोलेशन यहाँ देखने मिलता है। एक स्वतंत्र बुद्धि या स्वतंत्र विचारधारा जो लीक से हटकर है वो यह प्रदान करता है, क्योंकि राहु जो है वैसे भी एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है जो समाज के रीति रिवाज परंपराओं को का खंडन करता है और तर्क के आधार पर उनकी बुनियाद बनाता है, यानी अपने बिलीफ सिस्टम्स की। तो इस परिस्थिति में यदि राहु अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा है तो व्यक्ति को एक स्वतंत्र खुली विचारधारा पैदा करेगा, जिसमें आप किसी भी तरीके की रूढ़िवादिता और धर्मांधता और एक परंपरागत लीक जो चलती चली आ रही है जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, उसको आसानी से स्वीकृत नहीं करते। तो ये चीज़ राहु के भीतर देखने मिलती है। और उसके पीछे व्यक्ति एक तर्क और आधार खोजता है कि कोई यदि परंपरा या कोई एक धर्म, एक संस्कृति का निर्माण यदि हुआ भी है, एक विचारधारा जो चलती चली आ रही है, उसके पीछे का
तर्क क्या है, उसके पीछे का विचार क्या है, फिलॉसफी एंड लॉजिक बिहाइंड दैट क्या है, उसकी खोज यहाँ राहु पैदा करता है मन में। इसके अलावा यह गहरी, तत्वात्मक, दूरदर्शी और बुद्धिमान सोच और विचारधारा पैदा करेगा। तो डीप, एब्स्ट्रैक्ट, इंसाइटफुल, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यानी आप एक विषय वस्तु को लेकर गहरी सोच रख के अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसमें तत्व ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो मीन राशि है मीनिंग, तो यहाँ पे इस तरीके की बुद्धि पैदा होती है। और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का यह भी अर्थ रहेगा, क्योंकि सामने केतु कन्या में है, तो यहाँ पैटर्न सीकिंग एबिलिटी देता है कि आप एक जगह सिर्फ ऑब्सेस ना होकर एक बिग पिक्चर या बिग पैटर्न, बड़ी दृश्य को देखने के सामर्थ्य रखें, वो यहाँ पे राहु पैदा करेगा अगर अच्छा है तो। इसके अलावा ये सेल्फ अवेयरनेस देता है, इंसान अपने बारे में अवेयर होता है, सेल्फ अवेयर एटीट्यूड जिसको कहें, वो यहाँ राहु पैदा करेगा। वो अवेयरनेस किस लेवल की है वो तो कुंडली डिपेंड करेगी, बट ये एक शेयर कन्फ्यूजनल स्टेट में नहीं रखेगा। इनिशियल कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत हो सकता है शुरुआती जीवन के वर्षों में, पर एक उम्र के बाद ये सेल्फ क्लैरिटी और अवेयरनेस पैदा करेगा। आपके भीतर जो है एक आत्मचेतना उत्पन्न हो और आप अपने आप को पहचान सकें। इसके अलावा ये नवीनतम, आविष्कारक, शोधक बुद्धि भी प्रदान करता है, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिटिकल माइंडसेट और थिंकिंग। इसके अलावा चीज़ों को गहराई में बारीकी से देखने का नज़रिया, और यही नहीं कि जो आपके सामने समक्ष घटित हो रहा है उसके पीछे देखने का भी व्यक्ति प्रयास करते हैं, एबिलिटी टू सी बिहाइंड द सीन्स। काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है और एक सीक्रेटिव नेचर पैदा करता है। व्यक्ति ये बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को शेयर नहीं करते, आइसोलेशन जैसे था वो ज़्यादा बढ़ता है और सीक्रेसी भी बढ़ती है। पर ये बहुत ज़्यादा रुझान पैदा करता है रहस्यात्मक, छुपी हुई चीज़ें या विषय या वस्तुओं में। तो हाई इंटरेस्ट इन हिडन सब्जेक्ट्स, मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स और नॉलेज, उनके प्रति काफ़ी इंक्लिनेशन, जेन्युइन इंक्लिनेशन पैदा करेगा। यहाँ पे हम किसी, और ये पॉजिटिव वे में है, यानी कि वाकई में ऐसे विषय वस्तु जो कि अक्सर लोग उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके प्रति रुझान नहीं रखते हैं या उनमें एक दिलचस्पी नहीं लेते, यहाँ उनकी बात हो रही है, ना कि कोई होक्स और कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स की, कि वो भी यहाँ पे मिस्ट्री, सीक्रेसी, हिडन थिंग्स हैं, बट वो नेगेटिव वे में है, वो बस फालतू ऑब्सेस करा जा रहा है, वो चीज़ नहीं है। वो राहु बेकार होगा तब यहाँ पे रिजल्ट नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसे विषय वस्तु जैसे ज्योतिष है, तंत्र है, विज्ञान है, विज्ञान में भी खास तौर से कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, स्पेस साइंस है, इनमें दिलचस्पियाँ पैदा कर देता है। और जेन्युइन इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, मिस्ट्री एंड हिडन थिंग्स जो कि अभी भी मौजूद हैं पर खोजी नहीं गई हैं, अभी भी उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा रहस्यात्मकता बनी हुई है, उनके प्रति यहाँ पर ज्ञान और आकर्षण और जिज्ञासा ये बढ़ाएगा। तो ये सकारात्मक दिशा में है, नकारात्मक दिशा में नहीं है। इसके अलावा ये अगर बुध अच्छा है, क्योंकि सामने केतु कन्या में होगा, और अगर कुंडली में बुध मजबूत है तो यहाँ पे ये बहुत ही मजबूत तर्क के आधार पर व्यक्ति का एक विश्वास निर्मित करता है। तो बिलीफ सिस्टम जो है चीज़ों पर, वो लॉजिकल ग्राउंडिंग पे, फर्म लॉजिकल ग्राउंडिंग पे बेस्ड होता है। आप किसी भी चीज़ को बस हवा में नहीं मानेंगे, उसके पीछे तर्क ढूंढ कर जब कन्विंस हो जाएं तब आपके लिए वो फैक्ट बन जाता है। तो ये स्थिति कम देखने मिलती है, ये तभी होगा जब बुध मजबूत है। अगर ये बुध मजबूत नहीं है तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्ति विश्वास आसानी से करेगा, तर्क का उतना उपयोग नहीं करेगा, आसानी से मान लेंगे। पर अगर बुध मजबूत है तो सामने केतु कन्या में होगा, जो यहाँ पे इस तरीके का परिणाम पैदा करेगा। इसके अलावा
मीन राशि जो होती है वो 12वें भाव की मूल राशि है, व्यय को दिखाती है, और व्यय क्या है, माया का व्यय है। तो ये अस्तित्व दुश्चिंता भी पैदा करती है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी या आंगस्ट व्यक्ति के भीतर। और अगर राहु अच्छा है और बाकी योग बेहतर हैं जैसे मैंने कहा, तो व्यक्ति इसे पहचान पाता है, यानी कि आप एग्जिस्टेंशियल आंख से गुजर रहे हैं, आप इसे पहचान भी पाएंगे। यही नहीं कि ये अंदर मौजूद तो है, इसके सिम्टम नजर आ रहे हैं, पर व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो ये चीज़ यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ ये एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, अस्तित्व दुश्चिंता, यह व्यक्ति को जिज्ञासा पैदा करती है एक पूर्ण अंतिम सत्य को जानने के लिए, क्यूरियोसिटी टू नो द एब्सोल्यूट हायर ट्रूथ, यानी माया के परे जाकर कोई सत्य मौजूद है, उसके प्रति पहली बात तो ये जिज्ञासा पैदा करे कि हाँ देयर इज सम रियलिटी और ट्रूथ बियॉन्ड मटीरियल वर्ल्ड, पहला। दूसरा, इफ इट एग्जिस्ट देन व्हाट इज दैट ट्रूथ, आई वांट टू नो दैट। तो उसके प्रति यहां पे जिज्ञासा पैदा होगी कि अंतिम परम सत्य और तत्व क्या है, मैं उसको जान सकूं, उसका सरोकार कर सकूं और उसको जी सकूं। ये राहु यहां पे पैदा करता है, और इसी के द्वारा ये ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति अपने जीवन में सार खोजता है, मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, मेरे जीवन का सार, मेरे जीवन का उद्देश्य अल्टीमेटली है क्या, अंततः क्या उद्देश्य है कि मैं एक जीवन जी रहा हूं। और मैं ही नहीं, ये पूरी सृष्टि, पूरा निर्माण, पूरा सृजन जो किया गया, एंटायर क्रिएशन, इसके पीछे का तथ्य क्या है, क्यों बना है ये क्वेश्चन राहु पैदा करता है, क्योंकि राहु इज क्यूरियोसिटी। अब योग अच्छे होंगे तो इसका उत्तर भी व्यक्ति पा सकेगा, अगर नहीं है तो नो डाउट एटलीस्ट जो है व्यक्ति के भीतर पहले ये क्वेश्चन ही डेवलप हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे सीक मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड सीक एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड रियलिटी बियॉन्ड मटीरियलिज्म, ये यहाँ राहु की बहुत अच्छी परिणाम देने की क्षमता रहती है। इसके अलावा ये अगर कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग हैं या अच्छे पढ़ाई लिखाई के योग हैं, तो ये व्यक्ति को जो है काफ़ी ज़्यादा रुझान पैदा करता है दर्शन शास्त्र में, अध्यात्म में, तंत्र में, योग में, ज्योतिष में, हर वह चीज़ जो आपको सत्य के करीब ले जाती है, सत्य का दर्शन कराने में उस सक्षम है, हर ऐसा विषय वस्तु और हर ऐसी चीज़ उसमें जो है ये रुझान पैदा करेगा। और इसमें साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी आएंगे, जैसे मैंने बात कही, चाहे वो लाइफ साइंसेज हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, कुछ भी हो चलेगा। एनीथिंग विच ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द हायर रियलिटी, वैसे सारे विषय वस्तुओं में ये रुझान पैदा करता है और उसका ज्ञान भी देता है। सिर्फ रुझान ही नहीं पैदा करेगा, पहले तो रुझान हो, इंक्लिनेशन डेवलप हो, और उसके बाद ज्ञान भी दे, क्योंकि गुरु ज्ञान का ग्रह है। यदि गुरु मजबूत है तो वह ज्ञान भी देगा। इसके अलावा यह शुरुआती व्यक्ति के शुरुआती वर्षों में, जीवन के शुरुआती वर्षों में ये भय और एक असमंजस की स्थिति जरूर पैदा करता है और विभ्रम। तो फियर, फिकलनेस और कन्फ्यूजन ये थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेजेस में दिखाई पड़ता है ज़िंदगी के, धीरे धीरे ये दूर हो जाता है। ये परमानेंट कंडीशन नहीं होती कि आप कंटिन्यूअसली भय में और असमंजस में जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। ये शुरुआत में बहुत होता है, लगभग पकड़ के चलें 20 से 21 साल की उम्र तक ये ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अगर राहु अच्छा भी होगा तो भी ये परिणाम नजर आएगा कि आप के भीतर भय और चिंताएं और असमंजस बढ़ता है। फियर, फिकलनेस, कन्फ्यूजन एंड एंग्जाइटी इनिशियल लेवल पे इंक्रीज करते हैं, पर ये धीरे धीरे सुधरते हैं। ये थोड़ा सा आलस जरूर पैदा करता है स्वभाव में, पर यदि योग बेहतर हैं तो भले ही व्यक्ति अपने एक पेस से, स्लो पेस से काम करे, धीमे धीमे काम करे, पर कार्य पूरा करते हैं। एक बार जो निर्णय, एक तो निर्णय आसानी से लेते नहीं हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, जल्दी नहीं निर्णय ले पाते, पर अगर एक बार निर्णय लेते हैं तो उस पर डिगते नहीं, उस पर अटल रहेंगे। और एक कार्य को यदि शुरू करेंगे तो भले ही लंबा वक्त लगे पर पूर्ण करते हैं। ये अच्छे राहु की निशानी है। अगर राहु खराब होगा तो ये स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे इंटरनल अवेयरनेस की बात थी, यदि ये राहु आपको दे रहा है तो ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाता है पर्सनालिटी में। आप अपने आप को और दूसरों को समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है। हो सकता है यहाँ एम्पैथी रहे
पर एम्पथी यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर नहीं है। यहाँ पे फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने आप को, जीवन को और लोगों को यानी माया को किस तरीके तक, किस हद तक समझते हैं, और फिर समझने के बाद आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो अंडरस्टैंडिंग इस सेंस में है। यहाँ पे कोई दया करुणा के भाव की बात नहीं हो रही। वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, वो इनडिफरेंट एटीट्यूड भी हो सकता है, पर मेन है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ये पैदा करे। अगर सेल्फ अवेयरनेस है तभी होगा। और राहु अगर अच्छा है तो ये संभावना बहुत बेहतर रहती है इस केस में। पर जैसा मैंने कहा, यह अंडरस्टैंडिंग नेचर, दूसरा शांत स्वभाव पैदा करता है। व्यक्ति एकांत में, शांति में समय बिताना ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि इस केस में बहुत ही बेहतरीन एक परिणाम है, वह यह है कि यह आपकी सारी पूर्व धारणाएं तोड़ के रखता है। यानी किसी भी तरीके का जजमेंटल, बायस्ड और प्रिजुडाइज्ड बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। पर यह स्थिति बहुत कम होती है, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि वो जजमेंटल और प्रिजुडाइज्ड नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं होता है ये, बिकॉज राहु इज डिनायल एंड डिसेप्शन ऑल्सो। पर यह स्थिति संभव है, और ये तभी संभव है जब दो चीज़ें होंगी, आत्म चेतना और दूसरा ज्ञान, आत्मज्ञान। तो यदि सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस है तो ही यहाँ पे नॉन जजमेंटल, अनबायस्ड, अनप्रिजुडाइज्ड नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी नजर आएगा। अन्यथा ये नहीं होता है। पर यह संभावना बहुत अच्छी है। राहु का बहुत बेहतरीन परिणाम है जो यहाँ संभव है, क्योंकि गुरु होता है हर प्रकार के बिलीफ सिस्टम्स, और गुरु की राशि है मीन। क्योंकि मीन राशि व्यय को भी दिखाती है, लॉसेस को, और राहु जो है अनकन्वेंशनल बिहेवियर को दिखाता है, और राहु भी नेचुरली लॉसेस का कारक माना गया है। तो यहाँ पे ये बात दिखाई पड़ती है कि आपकी जितने भी धारणाएं आपने बना के रखी थी दुनिया के बारे में, एक नजरिया, परसेप्शन, उसको सबका ये खंडन करेगा। अगर अच्छा है तो ये खंडन जरूर करेगा, और खास तौर से शनि का प्रभाव इसके ऊपर है तो यह और स्थिति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे राहु इज एक्सपेंशन एंड मीन राशि इज इंफिनिटी, यह अनंत को दिखाती है, और राहु क्या है, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन जो चलता चला जा रहा है। तो यहाँ यह बात दिखाई पड़ती है कि यह आपके जितने भी परसेप्शन हैं इनको तोड़ेगा, और नेसेसरी है, बिकॉज इट मेक्स यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट कैप्चर इन्फिनिटी। तुम अनंत को बांध नहीं सकते, और अनंत को जो बांधेगा वो सत्य का सिर्फ एक ही पहलू का दर्शन कर सकता है, पूर्ण सत्य का दर्शन नामुमकिन है। तो इस वजह से यह इस प्रकार का परिणाम दे सकता है। और नो डाउट ये अति विलक्षण स्थिति है, यह हर केस में देखने नहीं मिलेगी, पर यह संभावना है, इसलिए आपको बता रहे हैं। कुछ केसेस में ही देखने मिले, पर कुंडली बेहतर है, अच्छे योग हैं, तो ये पूर्ण संभावना बनेगी। भले ही ज्यादातर केसेस में ना हो, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट थिंग, अगर यह स्थिति है तो इससे भी एक ऊपर की स्थिति आएगी, वह यह है कि व्यक्ति स्वीकृति करता है। किसकी स्वीकृति करता है? अपने जीवन के क्षणभंगुर होने का, अपनी आंतरिक आरक्षितता के भाव का। तो यू बिकम, और अपने कर्म चक्र का, तो यू बिकम एक्सेप्टिंग ऑफ योर सेल्फ इनसिग्निफिकेंस, हेल्पलेसनेस, वल्नरेबिलिटी, इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी एंड कॉस्मिक कर्म चक्र। तो यहां पे इसकी स्वीकृति आती है कि आप प्रकृति के सामने, पूर्ण सृजन के सामने अपने आप को जब छोटा पाते हैं, महत्वहीन पाते हैं, और फिर भी जब उसमें महत्व निकल आए, वो सेंस दूसरा होगा, वो आत्म के तत्व पे होगा, शरीर के तत्व पे नहीं होगा, तब यहाँ पे ये आत्म स्वीकृति जन्म लेती है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाई पड़ता है इन चीज़ों के प्रति जो अभी कहा। नो डाउट ये स्थिति फिर से दुर्लभ है, आसानी से देखने नहीं मिलती, बट पॉसिबल है, इसलिए आपको बताया। तो ये देखें कि राहु के बहुत ही बेहतरीन और अति विलक्षण दुर्लभ परिणाम हैं जो राहु मीन राशि में बैठने पर दे सकता है।
तो ये बिल्कुल भी अगर आपके मन में कोई भ्रांति आए कि नहीं ये हर बार खराब ही परिणाम देंगे, जबकि मीन राशि राहु के लिए एक बहुत बेहतर राशि नहीं मानी जाती, तो इस भ्रांति को मन से निकालें। अब जो है दूसरे केस की बात करेंगे जिसमें राहु कमजोर पड़ जाएगा यदि, तो क्या परिणाम रह सकते हैं। तो यदि कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं और राहु मीन राशि में है, तो यहाँ पे राहु के काफ़ी हद तक नकारात्मक परिणाम देखने मिल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं यही आग्रह करूंगा कि किसी भी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए। पहले ही आपको बताया कि राहु केतु का आकलन कठिन होता है, ये दूसरे ग्रहों पर निर्भर होते हैं, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। तो अगर आप किसी डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करेंगे तो वो ऑब्वियसली गलत होगा और उससे कोई कंक्रीट रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इसको जानकारी की स्रोत की तरह लीजिए जिन बातों को अब कहा जाएगा। तो यदि राहु कमजोर है, खराब हो जा रहा है या पीड़ित स्थिति में, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, बृहस्पति चंद्र लग्न के स्वामी उसको सहयोग नहीं देते और वह खुद भी पीड़ित या नकारात्मक स्थितियों में जाते हैं, तो यहाँ राहु नकारात्मक परिणाम देने में पूर्णतया सक्षम होगा। ये सबसे ज़्यादा भय पैदा करता है, इतना भय, और कोई भी चीज़ को लेकर के भय हो सकता है। एक्सेसिव इलॉजिकल हाई फियर ऑफ एनी काइंड, किसी भी चीज़ को लेकर के हाई फियर पैदा करेगा, पैरानोया पैदा करता है। एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा चिंता, फिर आलस, असमंजस, कोई एकाग्रता नहीं, किसी काम में मन ना लगना, कोई चीज़ में सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी, वो सीखने समझने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। हमेशा व्यक्ति कोई अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता है। लॉस्ट इन वाइल्ड फैंटेसीज एंड ड्रीम्स एंड इच्छा जो होती है, काम, कोई भी काम हो सकता है जीवन में इच्छाएं हो कि हम ये करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे, बट उसके प्रति जो कार्य करने की एक विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति, वह खत्म हो जाती है। तो या तो कुछ करना ही नहीं चाहते ज़िंदगी में, वह पड़े रहना चाहते हैं आलस में, या फिर जो है अगर कुछ करने के लिए सोचा भी था तो उसके लिए जो मेहनत चाहिए वह करने की कोई हिम्मत नहीं होती। इसके अलावा कोई भी काम चालू कर भी दिया तो चालू नहीं करेंगे, और अगर शुरू कर भी दिया तो पूरा नहीं करेंगे कभी भी। एक चीज़ को पकड़कर दूसरे को, एक चीज़ पकड़ी उसको छोड़ा, नई चीज़ पकड़ ली उसको छोड़ा, तीसरी चीज़ पकड़ ली, यही में ज़िंदगी कट जाती है। एक में भी कोई स्थिरता नहीं आती, नो स्टेबिलिटी व्हाट्सोएवर इन एनी केस, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी डिपेंड कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द चार्ट। इसके अलावा दूसरों से आसानी से व्यक्ति प्रभावित होगा, अपनी कोई भी उसकी सोच, बुद्धि, विचारधारा, एक निर्णायक क्षमता नहीं होती है, नकारात्मक विचार हमेशा मन में भरे रहते हैं, अशांत और चंचल मन होता है, और हमेशा निराशावाद, उन्माद और नकारात्मकता घेरे रहती है। तो पेसिमिज्म, डिप्रेशन और निगेटिव थिंकिंग से मन भरा रहे। इसके अलावा कुसंगति और कुबुद्धि पैदा करता है, या तो बुद्धि अगर भगवान ने दी तो सही दिशा में नहीं चलेगी, और या तो दी ही नहीं। इसके अलावा दूसरों से आसानी से प्रभावित जो हो रहे हैं वह अच्छे लोग से प्रभावित नहीं होंगे, खराब लोगों से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे यह भी चीज़ नज़र आती है, और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि कोई भी काम जो है छोटे तरीके से हो जाए, बेहतर है, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े। एक पैरासिटिक लाइफ स्टाइल अगर कहा जाए, नो डाउट इट इज़ हार्श बट इट इज़ पॉसिबल इन दिस केस। इसके अलावा यहाँ पे यह हर प्रकार के मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर सकता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, छोटे बड़े सारे, हर चीज़ संभव है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, पैरानोया, बाइपोलर, ओसीडी, पागलपन, सुसाइडल टेंडेंसीज, साइकोसिस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, लर्निंग एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, हर तरीके के समस्याएं यहाँ पे संभव है। कुंडली देखें तब किसी निष्कर्ष पे आए, अन्यथा नहीं। इसके अलावा नींद की समस्याएं हैं, और बहुत ही ज़्यादा खराब सपने आना, आपको नींद टूटती है, आती ही नहीं है, इंसोम्निया है, या अस्त व्यस्त बिल्कुल रात रात तक जगे पड़े रहते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं। इसके अलावा एडिक्शंस, किसी भी तरीके के, हर तरीके के एडिक्शंस पॉसिबल हो, चाहे वो किसी भी तरीके के नशे की लत है, यानी सब्सटेंस अब्यूज़ है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या सेक्स एडिक्शंस हैं, गैम्बलिंग है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस पॉसिबल। इसके अलावा होपलेसनेस और गिल्टी बहुत ज़्यादा पैदा होती है,
कि व्यक्ति अपने जीवन में निरर्थकता देखता है, मीनिंगलेसनेस और होपलेसनेस और गिल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा इससे हम हर तरीके के वह लोग जो कि होक्स और कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स जिनको कहा जाए वह देख सकते हैं, जिनको हर चीज़ एक फ्रॉड नज़र आती है, हर चीज़ झूठ नज़र आती है, हर चीज़ में एक षड्यंत्र नज़र आता है। तो ये जो होक्स और कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स होते हैं बहुत प्रसिद्ध हैं ये इंटरनेट के ऊपर, तो ये भी देखे जा सकते हैं इससे। और हर तरीके का जो परवर्सिव डेथ रिलेटेड कल्चर्स हैं उनके प्रति इंक्लिनेशन, जैसे गॉथिक कल्चर्स हैं, जैसे तंत्र है, पर तंत्र भी निगेटिव तंत्र। अच्छा तंत्र में कभी नहीं बुद्धि लगेगी, अगर लग भी गई तो निगेटिव तंत्र हमेशा वही नकारात्मक, जैसे नुकसान पहुंचाने के लिए सिद्धियों को हासिल करना, या ये किसी तरीके का जो एक लोगों का अहित करने के लिए किसी प्रक्रियाओं को सिद्ध करना, ये सब देख सकते हैं। तो डेथ रिलेटेड कल्चर्स पे इंक्लिनेशन या स्पिरिचुअल कल्चर्स जो कि नुकसान पहुंचाएं लोगों को, उनमें इंक्लिनेशन देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है जो राहु केतु, यहाँ पर राहु केतु दोनों के लिए, अभी केतु के परिणामों की चर्चा करेंगे, बट राहु केतु दोनों ही इस यहाँ पे एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी ऐसे दोराहे पे, ऐसी स्थिति पे जरूर लाके खड़ा करते हैं जहाँ पे आपके जो भी एक आस्थाएं रही हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, उनके ऊपर एक भारी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो कोई भी कारण से हो सकता है, बट उस समय में किस तरीके का व्यवहार व्यक्ति का रहेगा और किस तरीके का परिवर्तन उसके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ेगा, ये राहु केतु अच्छे और खराब होने पर निर्भर करता है। अगर राहु और केतु शुभ हैं, अच्छे परिणाम देने की स्थिति में हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन के उन स्थितियों में जहाँ पे वो टोटल स्टेट ऑफ अननोन या केओस में खड़ा है, जहाँ पे उसके सारे आइडेंटिफिकेशन, सारे बिलीफ सिस्टम्स टूट चुके हैं, आपने दुनिया को जिस सत्य के नज़र से देखा था वह आपको पता चलता है कि वह झूठ है, और उसके अलावा आप अपने आप को हेल्पलेस और इनसिग्निफिकेंट पाते हैं एक प्रकृति, अनंत प्रकृति के सामने। जब when you overwhelmingly feel insignificant and helplessness in front of the entire creation, then how you will act, आप ऐसी परिस्थिति में कैसे एक्ट करेंगे, ये राहु और केतु की अच्छे और खराब होने की स्थिति डिपेंड करती है इस केस में। पर अगर राहु केतु शुभ हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक भीषण सकारात्मक परिवर्तन को जन्म देकर यह एक नए व्यक्तित्व के स्वामी को उभारते हैं। और अगर ये खराब है, जिस केस की अभी बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ और नकारात्मक और पागलपन की ओर जाएगा। बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ इनसिग्निफिकेंस एंड हेल्पलेसनेस एंड अल्टीमेटली पर्सन गोज क्रेजी। इट इज़ पॉसिबल, यह यहाँ संभव है अगर खराब है तो। इसके अलावा यह हर तरीके के आघात को जन्म दे सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस इन द चार्ट। तो ऑल काइंड ऑफ ट्रॉमाज, अब्यूज़ एंड शॉक। और इसका एक उदाहरण अगर दिया जाए, जिम जोन्स, आपने यदि नाम सुना हो, ये अमेरिका के पुराने एक रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, कल्ट लीडर, रिलीजियस भी नहीं। उन्होंने मास सुसाइड करवाया था, हजार से ऊपर लोग थे उनके साथ में जो इनके फॉलोअर्स थे, सब खुद भी मर गए और उनको भी प्रेरित करा कि आप भी मर जाइए। तो इस तरीके के जो लीडर्स हैं, व्हाट इज राहु गिविंग, राहु यहाँ पे इंटेंस मीनिंगलेसनेस एंड नाइलिज्म पैदा कर रहा है उस आदमी के केस में। भयंकर एक आंतरिक आरक्षितता का भाव, आत्म अस्वीकृति, आत्म प्रवंचना और शून्यवाद, नकारात्मकता। ये बुद्धिस्ट का शून्यवाद नहीं है, नाइलिज्म वाला शून्यवाद है। तो यहाँ पे ये परिस्थिति दिखाई पड़ती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जिम जोन्स, उसके केस में यही है, राहु मीन, केतु कन्या। तो ये राहु के नकारात्मक परिणाम थे। अब दूसरा केस देखेंगे कि जब केतु राहु से ज़्यादा ताकतवर है तो किस प्रकार के परिणाम यहाँ संभव हैं।
और इसमें पहला केस लेते हैं कि यदि बुध चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में है तो केतु यहाँ पे काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। और इसमें केतु के लिए हालांकि कन्या राशि बहुत शुभ राशि नहीं मानी गई है, पर यदि बुध से उसे सहयोग है और कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है तो केतु यहाँ पे काफ़ी क्षमता रखेगा जीवन में अच्छे परिणाम देने के लिए। तो किस प्रकार के रहते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि केतु मजबूत है, बुध अच्छी स्थिति में है, तो ये व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है, तार्किक, वैज्ञानिक, शोधक, जुझारू, जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक गहन सोच वाली बुद्धि और विचारधारा पैदा करता है। तो लॉजिकल, स्केप्टिकल, साइंटिफिक, रैशनल, कीनली ऑब्जर्वेंट, प्रैक्टिकल, मैच्योर, डीप थिंकिंग एंड एटीट्यूड अगर कहा जाए तो ये देता है। और इसमें जैसा मैंने राहु के केस में कहा था, डीप, इंसाइटफुल, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, वो इस केस में भी पॉसिबल है कि आप गहरी, दूरदर्शी और एक ज्ञान और आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति रह सकते हैं। तो जो बिग पिक्चर थी, एबिलिटी टू सी बिग पिक्चर, वो यहाँ से पॉसिबल है इस केस में भी। तो आप एक छोटी चीज़ पर ऑब्सेस ना करके एक कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको कहा जाए, उस एबिलिटी को ये पैदा करता है, बड़े दृश्य को व्यक्ति देख पाए, बड़े सत्य का दर्शन कर पाए। व्यक्ति को यहाँ पे केतु ऐसी जो है एक क्षमता पैदा करा सकता है अगर अच्छे योग हैं तो। इसके अलावा ये डिटेल ओरिएंटेड बनाएगा, आप चीज़ों में बहुत गहराई में उतर कर और काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद चीज़ों को समझने का, तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स हों, डिटेल ओरिएंटेशन हो, ये चीज़ देखने मिलती हैं। और साथ ही साथ जो बहुत ही मेंटली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हों या कोई भी ऐसी चीज़ें जो जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत सोच लगती है, बहुत आपको सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, उनमें ये कुशल बनाता है व्यक्ति को। अगर केतु शुभ है तो कुशल बनाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी एक एकांत और एकाकीपन दिखाई पड़ता है और व्यक्ति को वह पसंद होता है अपनी थ्योरीज, अपने विचारों को सोचने के लिए। और एक जैसा मैंने कहा, पर्सन फील्स एनर्जाइज्ड बाय सॉलिट्यूड, वो यहाँ देखने मिलेगा। तो एकांत व्यक्ति को प्रिय रहता है और शांति व्यक्ति को प्रिय रहती है। उसमें वो ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर खुश हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आनंद का जो स्रोत है वह बुद्धि और तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्ति के द्वारा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यह बुध जो होता है कम्युनिकेशन का भी ग्रह माना गया है। तो केतु इस राशि में यदि है और बुध शुभ है तो ये व्यक्ति को तथ्यात्मक और तार्किक भाषा शैली प्रदान करेगा। तो इंटेलेक्चुअल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हों या कम्युनिकेशन को सीक आउट करें, देखने मिलता है। और एक केतु में मंगल जैसे गुण होते हैं, तो केतु जो है बहुत ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है, तो एक शार्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल दो टूक बात करने में यकीन पैदा करेगा। तो शार्प, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फैक्चुअल, लॉजिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन देखने मिल सकता है। परंतु व्यक्ति जो है जो भी एक भाषा का प्रयोग करे या कोई कम्युनिकेशन जो भी रहे, उसमें फैक्चुअल बेसिस ज़्यादा होता है, इंटेलेक्चुअल बेसिस ज़्यादा होता है। और इसी वजह से यहाँ पे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन कमज़ोर पड़ जाते हैं ज़्यादातर केस में। यदि चंद्रमा बहुत बेहतर नहीं है तब तक ये नहीं देखने मिलता। तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, भावनात्मक अभिव्यक्ति और भावनात्मक समझ खुद की भी और दूसरों की भी कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब आप खुद की भावनाओं को भी नहीं कई बार जो है समझ पाते हैं या इग्नोर करते हैं, या दूसरों की भी भावनाओं को कई बार नहीं समझ पाते और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ एक बाधा के तौर पर देखने मिलती है। परंतु ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है। और केतु जैसा कि केतु तर्क वगैरह का ग्रह नहीं है और वो माया का ग्रह नहीं है, केतु मोक्ष का ग्रह है, आध्यात्म का ग्रह है, आत्मबोध का ग्रह है। तो यहाँ पे यह व्यक्ति को प्रेरित करता है कि ऊंचे उच्च स्तर के आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करें,
अंतिम चरम परम सत्य को जानने का प्रयास करें और जीवन का सार क्या है, जीवन में तत्व क्या है, उसकी खोज करने का प्रयास करें अपने तर्क के आधार पर। ये बहुत बेहतरीन स्थिति दिखाई पड़ती है जो कि अगर बुध, और इसके लिए बृहस्पति मजबूत होना चाहिए। अगर बृहस्पति मजबूत होगा तभी ये हो सकता है, अन्यथा ये उतना नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति धर्म और दर्शन का कारक है। बुध धर्म दर्शन का कारक नहीं है। बुध बुद्धि दे सकता है, बहुत ही शार्प लॉजिक दे सकता है, पर वो मटीरियलिज्म में ही टिकाए रखेगा। वो कभी भी आपको हायर रियलिटी विच इज़ बियॉन्ड मटीरियल वर्ल्ड उसके प्रति नहीं ले जा सकता। दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद जुपिटर। बृहस्पति के बिना ये नामुमकिन है। तो यहाँ पे ये बात दिखाई पड़ती है कि अगर गुरु अच्छा है तो ये स्थिति बहुत बेहतर है जो यहाँ केतु पैदा कर सकता है व्यक्ति के भीतर। दैट पर्सन सीक्स हायर इन डेप्थ नॉलेज टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड रियलिटी एंड सीक मीनिंग इन लाइफ बट थ्रू द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड रीजन। बुद्धि और तर्क के आधार पर आप जीवन के परम सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं। और सबसे और भी बड़ी बात वह यह है कि यह आपको तर्क आंध नहीं बनाता। जैसे लोग धर्मांध होते हैं वैसे लोग तर्कांध भी होते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं वो पैदा नहीं होती। अभी लॉजिकल ब्लाइंडनेस पैदा होती है किस केस में, अभी वो देखेंगे। बट अगर गुरु अच्छा है और ये परिस्थिति जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ये दिखाई पड़ती है तो यहाँ पे लॉजिकल ब्लाइंडनेस नहीं होगी। लॉजिकल ब्लाइंडनेस का अर्थ है कि आप अपने तर्क के गुलाम नहीं बन जाते, इतने तर्क की पीपड़ी नहीं बजाते कि तर्क के आगे की सोच ही मत पाओ। क्योंकि एक बात तय है, तर्क एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज होता है, एंटायर नॉलेज नहीं है। तो यहाँ एक यह बात व्यक्ति रियलाइज कर पाता है। और ये इसको कौन दिखाएगा? गुरु, बुद्ध नहीं। बुद्ध तो एक्सट्रीम लॉजिक है एंड मरकरी क्रिएट्स लॉजिकल ब्लाइंडनेस विच नेवर लेट्स यू लीव द लॉजिक टू सी द हायर बिग पिक्चर, नहीं जाने देता। बट जुपिटर हैज दिस कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे इट डज नॉट मेक यू लॉजिकली ब्लाइंड इन दिस केस। तो यहाँ तर्कांधता नहीं दिखाई पड़ती और आप यह जान पाते हैं कि कब ज़रूरत आन पड़ी है, अब आवश्यकता है कि अब तर्क को छोड़कर किसका? इंट्यूशन, अंतर अवलोकन, यानी इंट्यूशन का और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल कर सत्य का दर्शन के लिए आगे बढ़ा जा सके। और सत्य वो कुछ भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली द हायर रियलिटी इज़ वन। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी बुद्धि पे भी निर्भर करेगा। बट इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि यहाँ गुरु केतु दे सकता है यदि गुरु अच्छा है तो। इसके अलावा ये जीवन के शुरुआती वर्षों में जैसा केतु राहु करता था वैसे ही केतु भी यहाँ पे भय है, असमंजस है, आंतरिक आरक्षितता है, अस्तित्व दुश्चिंता है, जीवन में निरर्थकता है, इसका भाव पैदा करता है। तो फियर, कन्फ्यूजन, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, मीनिंगलेसनेस, ये सब थोड़ा थोड़ा आप कभी कभी महसूस करेंगे। पर जैसा मैंने कहा, अगर गुरु बेहतर है और बुध अच्छे केतु की स्थिति है और गुरु और बुध मजबूत हैं तो ये क्या करेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वह अपने तर्क और बुद्धि और ज्ञान के आधार पर माया का जो निर्माण उसके चारों ओर हुआ है उसको भेदते हुए सत्य का दर्शन कर पाते हैं। तो पर्सन इज एबल टू यूज देयर लॉजिक एंड रीजन as the tools to destroy the materialist, reductionist, logically blind worldview to go beyond and see the higher absolute truth or experience that। पर यह अति दुर्लभ विलक्षण स्थिति है जो हर केस में देखने नहीं मिलती। यह संभावना है, पूर्ण संभावना है। यदि योग अच्छे हैं तो केतु ये दे सकता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और इसके लिए आध्यात्मिक योग मजबूत होने चाहिए, गुरु मजबूत होना चाहिए, वरना यह नहीं होगा। दूसरा, केतु यदि अच्छा भी बैठे तो भी ये जो है व्यक्ति के भीतर ओवर थिंकिंग, सोच बहुत पैदा करता है। मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, आप शांत मन रख ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ उधेड़ बुन मन में चलती रहेगी। खास तौर से जो है, और इसका लक्षण कहाँ नज़र आता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है एक फिजेटिंग जिसे कहते हैं वो करते रहेंगे। जैसे कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं, कुछ लोग नाखून चबाते रहते हैं, कुछ लोग जो है कोई दूसरा पेन से लिखते रहते हैं उल जलूल। तो ये जो चीज़ है ये फिजेटिंग कहलाती है, जो इसका लक्षण होता है।
तो ओवर थिंकिंग, ये हालांकि दूसरे केसेस में भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा बढ़ा हुआ होता है क्योंकि केतु कन्या में है। कन्या इज लॉजिक इटसेल्फ और थिंकिंग इटसेल्फ, डीप थिंकिंग। तो यहाँ वो एंग्जाइटी का जो पहलू है वो बढ़ जाता है और नींद की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी पैदा होता है। व्यक्ति सही है पर फिर भी उनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता है कि एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 बार और चेक कर लेते हैं, सेकंड गेस बहुत करेंगे। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग होती ठीक है बट डिसीजन पे जल्दी अराइव नहीं करते हैं क्योंकि सेकंड गेसिंग बहुत है, अपने ऊपर जो है विश्वास पैदा नहीं हो पाता है। फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट लगा रहता है कि कहीं मेरी लॉजिक में, कोई कैलकुलेशन में कोई गलती ना रह गई हो, जबकि सही था तब भी। तो ये जो ऑब्सेशन है डिटेल ओरिएंटेशन पर और ओवर थिंकिंग पर और ओवर स्पेकुलेशन, जो चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं, ये अच्छा केतु भी होगा तो भी देगा, खराब होगा तो देगा ही, अच्छा भी है तो भी ये दिखाई पड़ता है। बट अच्छे में स्थिति ये रहती है कि आप जो है जो निर्णय लेते हैं वो ठीक रहते हैं, खराब नहीं रहते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। अब लास्ट केस डिस्कस करेंगे जिसमें बुध, चंद्र और लग्न के स्वामी यदि कमजोर हैं, खराब स्थिति में हैं और केतु कन्या राशि में स्थित है तो क्या परिणाम रहेंगे। तो यहाँ पे फिर से ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिएगा, किसी भी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए। तो यहाँ यह व्यक्ति के भीतर भीषण और भारी आत्म प्रवंचना, आत्म अस्वीकृति पैदा करता है जिसका आधार होता है भीषण तर्कांधता, हठ, ईर्ष्या, अहंकार, राग और द्वेष। इट क्रिएट्स हाई सेल्फ डिनायल एंड डिसेप्शन built on the foundation of extreme logical blindness, stubbornness, arrogance, bitterness, jealousy and resentment। इस पे ये पैदा करता है और ये कंप्लीटली होपलेस केस है क्योंकि इस केस में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसका सिंपल सा कारण है, यदि आप यह मान के बैठ जाएं तर्क के आधार पर कि आप सही हैं और आपका एक वर्जन ऑफ ट्रूथ, इट कैन बी एनीथिंग, वो बिल्कुल करेक्ट है, तो अब दुनिया की कोई भी ताकत आपके उस परसेप्शन को तोड़ नहीं सकती। इसलिए ये कंप्लीटली होपलेस केस हो जाता है जहां पे इट इज इम्पॉसिबल टू मेक पर्सन रियलाइज दैट देयर वर्ल्ड व्यू और परसेप्शन और बिलीफ सिस्टम इज नॉट एंटायरली करेक्ट। तो इसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम पर्सनालिटीज़ में दिखाई पड़ते हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, पर उनको समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिनायल और डिसेप्शन इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू समझते हैं और उनको ये लगता है कि हम ही ठीक हैं, बाकी दुनिया ही मूर्ख है जिनको खुद ही कुछ नहीं पता है और अपने जीवन, अपनी बुद्धि मतलब मन के भीतर ही बस पड़े रहे, पर्सन हु लिव्स इनसाइड देयर हेड ऑल द टाइम। तो यहाँ ये चीज़ देखने मिलती है जो केतु का नकारात्मक पक्ष है। तो और जैसा मैंने एक पॉइंट अभी कहा था कि राहु केतु इस स्थिति में अगर बैठे हैं तो आपको जीवन में कभी न कभी ऐसे दोराहे पे जरूर लाके खड़ा कर देंगे जहाँ पे आपकी सारे जो आपके एक सत्य के वर्जन थे ना, बिलीफ सिस्टम और आस्थाएं जो आपने बना रखी थी, दुनिया को देखने का नज़रिया जो आपने बना रखा था और गलती से शनि इसके साथ बैठ गया तो और ज़्यादा चोट लगने वाली है। तो यहाँ पे यह आपके भीतर इस बात, ये उसको चरमरा के रखेंगे, मतलब उन सब पे एक भारी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ऐसी दोराहे पे, ऐसी स्थिति पे लाके जरूर खड़ा करते हैं क्योंकि वह स्थिति जब आप एक अटर केओस और अननोन की स्टेज में आके खड़े हो गए, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि जीवन है क्या, आप यहाँ कर क्या रहे हैं, और जो चीज़ों को आपने सत्य माना था वो सब झूठ निकल गई हैं और उनका सहारा लेकर के अब हम आगे कहीं जा नहीं सकते। तो वो जो चरमराया हुआ एक विश्वास होता है, अब यहाँ क्या होगा कि व्यक्ति स्वीकृति ना करके अस्वीकृति को और बढ़ाता जाता है और इससे एक तैयार होती है ऐसी पर्सनालिटी जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा मैंने कहा, विच बिकम्स मोर एरोगेंट, बिटर एंड रिजेंटफुल डे बाई डे, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे हमने यही बात कही थी कि यदि राहु केतु शुभ हैं तो यह आपको ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करवा के देंगे जो पहले से और ज़्यादा वयस्क और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा ज्ञानी है। परंतु अगर ये कमज़ोर हैं तो यह यहाँ पे और ज़्यादा ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देंगे जो समाज और सृष्टि में अधर्म का फैलाने वाला कारक बन जाता है। तो अ पर्सन हु इज मोर बिटर, एरोगेंट, जेलस, रिजेंटफुल, विंडिक्टिव, स्टबर्न
एंड लॉजिकली ब्लाइंड। ये स्थिति दिखाई पड़ती है, इसीलिए इट इज़ ए होपलेस केस, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा छोटी और संकुचित संकीर्ण विचारधारा पैदा कर देता है, शॉर्ट साइटेड नैरो माइंडेड थिंकिंग। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा था कि अगर राहु केतु अच्छे हैं तो ये व्यक्ति के भीतर प्रेजुडिस और जजमेंट को ख़त्म कर देते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग बनते हैं, आप काम कंपोज्ड बनते हैं एंड मोर सेल्फ एक्सेप्टिंग बनते हैं। अब यहाँ क्या होगा? मोर सेल्फ डिनाइल एंड दैट इज वाई मोर प्रेजुडिस, मोर जजमेंटल एटीट्यूड। तो यहाँ व्यक्ति अपने ही, यहाँ परिस्थिति क्या होगी कि अब आपने अपने जो एक धारणाएं और विचारधाराएं अपनाई थी उनको ही अखंड सत्य मानकर बाकी सबका आप खंडन करेंगे। मान लीजिए मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर बाकी धर्मों का खंडन करने लग जाऊं तो हु एम आई? आई एम अटरली इडियट फंडामेंटलिस्ट बिगट पर्सन, जो कि यहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ अब यह बात हो रही है कि राहु और केतु परसेप्शन को काट नहीं रहे हैं और ज़्यादा ऑब्सेशन दिए दे रहे हैं कि आपने जो सोचा है वही सत्य है, और आपने जो सोचा था वो सोचा भी गलत ही था। तो ये दैट इज़ वाई इट बिकम्स ए वेरी डिफ़िकल्ट केस टू चेंज। यहाँ पे परिवर्तन बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह धूर्तता, पाखंड, षड्यंत्र, कुटिलता और परपीड़ा आनंद, प्रतिशोध की भावनाएं, छल कपट, धूर्तता बढ़ा देता है, माया के प्रति अंधापन पैदा करता है। इसके अतिरिक्त हर प्रकार के मानसिक, मनोवैज्ञानिक रोग इससे देखे जा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड अब्यूज़ ऑफ ऑल काइंड, छोटे बड़े सारे पॉसिबल हैं। इमोशनलेसनेस पैदा करता है। स्पीच और कम्युनिकेशन अब बहुत ज़्यादा नकारात्मक होगा। एक जिसको कहें बहुत ही अभद्र और एक छोटी सोच से भरा हुआ, दूसरों में हमेशा एक फॉल्ट ढूंढने वाला। तो यहाँ पे व्यक्ति का जो एक नज़रिया और स्टाइल ऑफ स्पीच या कम्युनिकेशन का है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, सार्केस्टिक, हर्टफुल, हार्श, एरोगेंट, अब्यूजिव बन जाता है। आप दूसरों को नीचा दिखाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं ताकि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर महसूस कर सकें, पर ये भूल जाते हैं कि यू योर सेल्फ इज गोइंग थ्रू ए क्रॉनिक इमोशनल फ्रैजिलिटी, ये दिखाई पड़ती। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, ये सब गुस्सा और एक ईर्ष्या, लोगों से नफ़रत का भाव और ग्रजेस बहुत होल्ड करते हैं। अतीत में व्यक्ति जीता है, आगे की नहीं सोचते और पुरानी बातों को याद कर खुद भी कुंठित रहेंगे और कुंठा में ही जिएंगे, और जो व्यक्ति आपके जीवन में हैं उनको भी उसी कुंठा के व्यवहार के चलते परेशान करें। इसके अलावा पूरे जीवन में कभी व्यक्ति को ये ऐसी फीलिंग या भावना भी नहीं, सोच भी नहीं आने देता कि क्या माया के प्रति, माया के परे भी कोई दुनिया है। ये ख्याल भी नहीं आने देगा। अगर केतु खराब है और राहु इधर है तो व्यक्ति अपने ही एक बबल में जिंदा रहता है। यू लिव योर एंटायर लाइफ इन अ बबल। वो बबल बर्स्ट भी हो जाएगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। आप और ज़्यादा सेल्फ डिनाइल के स्टेज में चले जाएंगे, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब करा, अगर केतु खराब है तो। और एक कभी मोमेंटरी फीलिंग भी अगर आए कि भाई कोई हायर एग्जिस्टेंस है, कोई हायर पर्पस और मीनिंगफुलनेस है कुछ ज़िंदगी में, उसका नहीं आता विचार मन में। इसके अलावा ब्लाइंडली मटीरियलिस्टिक पैदा बनाएगा, जैसा मैंने कहा, माया के प्रति अंधापन पर, और हाँ, माया के प्रति अंधापन और लोभ बहुत ज़्यादा होगा, राहु सामने है, लोभ का ग्रह है। पर एक बात तय है कि कोई भी संतुष्टि और सुख जीवन में प्राप्त नहीं होगा। आप कितने ही सक्सेसफुल बन जाइए, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, आनंद और सुख जीवन में नहीं मिलते। और यह व्यक्ति समझता नहीं है कि क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि राहु केतु दूसरा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी यहाँ जीरो हो चुकी है।
तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सेंसरी ग्रेटिफिकेशन जो होता है उसी से ऑब्सेस होकर कंटिन्यूअसली एक मटीरियल एम्बिशंस के चक्कर में घूम घूम करके पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है और इससे हम हर प्रकार के, अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं, योग खराब बनते हैं, तो ये हर प्रकार के बुद्धिशाली अपराधी, इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल्स देख सकते हैं, मॉबस्टर्स देख सकते हैं, सोशियो साइकोपैथ्स देख सकते हैं। नो डाउट इसके लिए योग देखिए, आपको खाली है अन्यथा जानकारी की स्रोत की तरह लेना है। तो यहाँ हमने काफ़ी पहलुओं की चर्चा करी जो कि राहु केतु दे सकते हैं और नो डाउट एक्सट्रीम्स थे, बहुत अच्छे परिणाम भी हैं, बहुत नकारात्मक परिणाम भी हैं। इसलिए आप पहले कुंडली का अध्ययन करें, फिर किसी नतीजे पे आएँ। पर जो भी यहाँ बातें संभव थीं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।